ओके, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव करता है। कैसे, इसको हम थोड़ा समझते हैं। हमारे पास में 2 मेटल बॉडीज़ हैं, एक मेटल बॉडी ये है और एक मेटल बॉडी ये है। 2 मेटल बॉडीज़ हैं हमारे पास में। इसके पास में प्लस 10 वोल्ट चार्ज है और इसके पास में 10 वोल्ट पोटेंशियल है और इसके पास में प्लस 5 वोल्ट है। ओके, तो अब यहाँ पर प्लस 10 और प्लस 5 का मतलब क्या हुआ, पहले हम इस चीज़ को समझ लें थोड़ा सा। प्लस 10 का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये उतना ज़्यादा पॉजिटिव गेन करेगा। और यहाँ पर 5 है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस तो है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम है। ओके, अब हम इसे एक मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने मेटल वायर से इसे कनेक्ट कर दिया। जब हम इसे मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कम है, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पर। तो यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो किधर की ओर होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आता जाएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज कम, इधर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव पर, यानी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है हायर से लोअर और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है लोअर से हायर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इसलिए ये हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी पे जाएगा, यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर मूव करता है। अब जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो मैं क्या कहूँगा कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इंक्रीमेंट आ रहा है। तो हमने एक जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट उसमें बनाया है वो कॉन्सेप्ट यही है कि लोअर चार्ज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर मूव करता है। ओके बेटा, अब इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा इसका क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लेते हैं हमारा टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी E = kq/r²। सिंपल सा था, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में एक छोटा सा अंतर मैं आपको बताता हूँ और ये ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र के अंदर तो क्या था कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते थे वहां पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते थे, बल की दिशा देख लेते थे, विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लेते थे। लेकिन अब विद्युत विभव के केस के अंदर जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है वहां पर हम आवेश को अनंत से लेकर आएंगे और अनंत से उस बिंदु तक लाने में हमने कितना वर्क डन किया वो वर्क डन हम निकालेंगे और वही उसका पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, एक मूल बिंदु O लेते हैं और उस मूल बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q की कल्पना करते हैं। तो ये मूल बिंदु O और ये यहाँ पर आवेश है आपका Q। बिंदु आवेश Q हो गया। यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कब होगा, जब मैं इनफाइनाइट से चार्ज को कहां तक लाऊंगा, बिंदु P तक। क्यों, क्योंकि ये बिंदु P इस आवेश Q के क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्षेत्र के स्थित बिंदु P तक लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो मैं इन्फिनिटी से एक परीक्षण आवेश को बिंदु P तक ला रहा हूं। तो ये इनफाइनाइट पर टेस्ट चार्ज Q0, यहां से मैं कहां ला रहा हूं, बिंदु P पर। ठीक है, बिंदु P पर लाने में मुझे कितना वर्क डन करना है, वही विभव के बराबर हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसकी थ्योरी हम लिख सकते हैं कि माना मूल बिंदु O पर कोई परीक्षण आवेश कोई बिंदु आवेश Q विद्यमान है। इस बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इस हेतु हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लेकर आते हैं। ओके, तो अब जो डिस्टेंसेस मेंटेन होगी वो डिस्टेंसेस कहाँ से देखी जाएगी, इस परीक्षण आवेश से। यानी इस परीक्षण आवेश से जब आप डिस्टेंसेस देखोगे तो एक डिस्टेंस तो है आपकी इन्फिनिटी जहां से चार्ज आ रहा है, और एक डिस्टेंस है आपकी r जहां तक चार्ज आ रहा है। तो इन्फिनिटी से r ये आपकी एक लिमिट हो गई, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में।
ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल अभी रिलेशन निकाला मैंने बी और ई में, तो जब हम उस रिलेशन को लिखते हैं तो v इक्वल्स टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, ये रिलेशन होता है और लिमिट है आपकी इन्फिनिटी से r। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E इक्वल्स टू kq बाय r स्क्वायर। ये क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल्स टू kq बाय r स्क्वायर आपके बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब इसकी E की वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं, तो v इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r kq बाय r स्क्वायर डॉट dr। ठीक है, अब यहां सोचने वाली बात यह है कि विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र जब यहां पर जो kq बाय r स्क्वायर है, जब विद्युत क्षेत्र और जो विस्थापन सदिश है अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस जगह पर आकर इन दोनों की दिशाएं, जैसे q0 परीक्षण आवेश है तो q0 इधर की ओर लग रहा है, q0 का जो मूवमेंट है वो इधर की ओर हो रहा है, ठीक है, और ये जो इस पर बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है। ठीक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इस अपोजिट को शो करने के लिए कौन सा साइन लिया गया है? माइनस। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि Q0 को मुझे यहाँ लाने पर कितना बल लगाना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो दोनों अगर सेम है तो फिर उस कंडीशन में यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से डॉट हट जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नेगेटिव तो क्यों आया? क्योंकि अपोज करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोज करेगा, लेकिन मैं उसके अपोज के अगेंस्ट उसको लेता हुआ आ रहा हूं, यानी मैं फोर्स भी लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा हूं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट आपका cos थीटा cos 0 इज 1। ओके, तो अब ये kq बाय r स्क्वायर हमने यहां पुट कर दिया, kq को मैंने निकाल लिया बाहर, तो जब मैं kq को बाहर निकाल देता हूं तो kq लिमिट इंफिनिटी टू r, और इंफिनिटी टू r, तो इस r स्क्वायर को हम ऊपर अंश में ले जाते हैं, तो अंश में ले गए तो ऊपर क्या हो गया? r माइनस 2 dr, ये हो गया। अब r माइनस 2 सिंपल समाकलन का फॉर्मूला है, समाकलन का फॉर्मूला क्या कहता है? x पावर n dx इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये एक जनरल समाकलन का फॉर्मूला है कि अगर x की पावर n का समाकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये हो जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व आउट करते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो v इक्वल्स टू माइनस kq इंफिनिटी टू r, सॉरी, जैसे समाकलन हम इसका करेंगे तो समाकलन करते क्या हो गया? r पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो यहाँ v इक्वल्स टू kq and this one is r minus, this one is r minus, तो इस r minus को हम क्या लिख देते हैं? 1 by r, तो 1 by r लिख दिया हमने, और लिमिट क्या हो गई आपकी? इंफिनिटी टू r। अब जब हम लिमिट को पुट करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो v इक्वल्स टू kq 1 by r minus 1 by infinity। ठीक है, तो 1 by r minus 1 by infinity, तो 1 by infinity की वैल्यू क्या होती है? 0, तो v इक्वल्स क्या हो गया? kq by r। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, किसकी वजह से? बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश के कारण ये आ गया आपका विद्युत विभव। अब अगर मैं इसकी विद्युत क्षेत्र से तुलना करता हूं तो बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र आया था वो आया था E इक्वल्स टू kq by r स्क्वायर। तो एकल आवेश के कारण, यहाँ पर जब हम बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव की बात करते हैं तो ये r-1 और ये किस रूप में आता है? r-2 की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर v और r के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए इस कंफ्यूजन को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर 2 में एक न्यूमेरिकल था ऑब्जेक्टिव, जिसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन था, तो मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, समझिएगा। मैं यहाँ पर दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। दो ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूँ कि अगर मैं v और r में रिलेशन देखता हूँ तो v और r में रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती, v
और R में रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन V और 1/R में रिलेशन है समानुपाती। ये समझ लें ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये, तो इसके दो मीन निकलते हैं, दो मतलब निकलते हैं। अगर मैं V और R की बात कर रहा हूँ तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, और अगर मैं V और 1/R की बात कर रहा हूँ तो ये समानुपाती है। तो अगर मैं V और 1/R में ग्राफ खींच रहा हूँ तो जो मेरा ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा मेरा स्ट्रेट लाइन, और अगर मैं V और R में ग्राफ खींच रहा हूँ तो जो मेरा ग्राफ आएगा वो आएगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर्व। ठीक है, तो ये V और R में हमारा ये ग्राफ हो गया। अब हम ये कहते हैं कि भाई ये जो रिलेशन आया ये आया निर्वात के लिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सिंपली लिख दिया कि Q/R, तो V इक्वल्स टू हो गया आपका Q/4/ε0R, ये हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा कि भाई मीडियम है, कोई माध्यम है, तो माध्यम हुआ तो Q/4/ε0R, ये हो गया, ये माध्यम के लिए आ गया तुम्हारा। तो अब ये जो वैल्यू आई है तुम्हारी, ये वाली, ये वैल्यू किसकी आई है तुम्हारी? V की, तो V/ε, तो Vm इक्वल्स टू V/ε, यानी माध्यम के कारण से जो विद्युत विभव आपको प्राप्त होगा वो εr गुना कम प्राप्त होगा। तो ये आपके बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव है। ओके बेटा, थैंक यू।